Hello guys, welcome back on my YouTube channel Competition Breaker. So in this video we are covering second part of Unit 1. Unit 1 first part is already uploaded on our YouTube channel. You can watch it. In this video we are going to cover the pillars of the corporate governance and the relationship between the corporate governance and the management. Corporate governance, board, management. So let's start. शुरू करते हैं यहाँ से। मैंने ये आपको जो पिलर्स हैं, 4 पिलर्स होते हैं बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, वो मैंने यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में डाला हुआ है ताकि बहुत आसानी से हम लोग कर सकें और एकदम ईज़ी है तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है? और आपको अगर ये नोट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है? तो पहला पिलर है इसमें हमारा, पहले पिलर है ट्रांसपेरेंसी। ठीक है? तो ट्रांसपेरेंसी क्या होता है? किस तरह से ये वर्क करता है यहाँ पे? तो इसका डेफिनेशन में इधर दे रखा है कि ये ओपनली शेयरिंग एक्यूरेट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन रहता है। इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन रहती है। कोई भी कंपनी की डेटा रहे, जैसे कि उसके अकाउंट्स रहे, उनको ओपनली अपने वेबसाइट पे पोस्ट करा जाता है ताकि कोई भी उसे देख सकता है, जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो पाती है। जैसे कि कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रही, ऑपरेशंस रहे, डिसीजन रहे, रिस्क रहा और गवर्नेंस प्रैक्टिसेस क्या क्या कंपनी फॉलो करती है, वो सभी हमारी उस पर वेबसाइट पे पड़ा रहता है, जिसकी वजह से हम लोग कभी भी देख सकते हैं कि क्या क्या कंपनी में वर्किंग हो रही है और किस तरह से हो रही है। इसके की फीचर्स क्या हैं? क्लियर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रहती है होती है। ठीक है? उसके बाद में पब्लिक डिस्क्लोजर करते हैं डिसीजन का, कि हमने क्या क्या डिसीजंस लिए हैं, उसका डिस्क्लोजर होता है। एक्सेसिबल होता है कम्युनिकेशन चैनल्स को। ठीक है? कोई भी उसे एक्सेस कर सकता है। ऑनेस्ट रिस्क रिपोर्टिंग रहती है, मतलब कोई भी उसमें, जैसे कि कोई भी रिपोर्ट लगाते हैं तो उसमें कोई भी ये फ्रॉडुलेंट तरीके से उसे चेंजेस नहीं करते हैं या मैनिपुलेट नहीं करते हैं। ठीक है? अब आता है ये मैटर क्यों करता है। ठीक है? ताकि हम ट्रस्ट को बना सकें। हमारी अगर ट्रांसपेरेंसी होगी तो जो शेयर होल्डर्स हैं और जो कंपनी के ओनर हैं, उनके बीच में बिल्कुल भी मनमुटाव नहीं रहेगा और वो एक दूसरे पे भरोसा कर सकते हैं इसीलिए। ठीक है? इनकरेज करेंगे इन्वेस्टमेंट को और लॉयल्टी को। अगर आपको पता है ये कंपनी बहुत ट्रांसपेरेंट मैनर में अपनी सभी प्रैक्टिसेस को फॉलो करती है, तो आप लोग उसी कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेंगे और लॉयल्टी वहाँ पे ही ज़्यादा दिखाएंगे, रेदर देन ऐसी कंपनी जो अपना मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं रख रही है, उसमें क्या चल रहा है वो आपको नहीं पता है, तो आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है? अनेबल इन्फॉर्म्ड स्टेक होल्डर डिसीजन। आपका मतलब कोई भी इन्फॉर्म डिसीजंस लेते हैं, ये जो भी डिसीजन लेंगे वो सबको पता रहेगा। जैसे कि उसके शेयर होल्डर रहेंगे, उनको पता रहेगा ये क्या डिसीजंस ले रहे हैं। ठीक है? या ये शेयर खरीद रहे हैं या जो भी है। ठीक है? ये रिड्यूस करता है मिस इन्फॉर्मेशन को और रेपुटेशनल रिस्क को। जैसे कि कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन हो जाती है, अगर हमारा कम्युनिकेशन सही से नहीं होता है तो कोई ना कोई मिस इन्फॉर्मेशन हो जाती है, मिस कम्युनिकेशन हो जाती है। ठीक है? तो उसको भी ये दूर करता है। इंश्योर करता है लीगल कंप्लायंस को। ट्रांसपेरेंसी रहेगी तो वो पूरे लीगल कंप्लायंस को फॉलो करेंगे ही करेंगे ताकि वो पेनल्टीज को अवॉइड कर पाएँ। इसका मैकेनिज्म क्या रहता है इसे इम्प्लीमेंटेशन का। ठीक है? तो उसमें आ जाता है ऑडिटेड फाइनेंशियल रिपोर्ट, एनुअल स्टेटमेंट्स। ठीक है? ये आ गया क्वार्टरली रिजल्ट ऑन देयर वेबसाइट। वो क्वार्टरली अपने रिजल्ट जो भी रहता है वो अपने वेबसाइट पर शो करते हैं। शेयर होल्डर के साथ में उनकी मीटिंग रहती है, एजीएम मीटिंग, एनुअल मीटिंग रहती है, उसमें वो पूरा डिस्क्लोजर करते हैं, प्रेस रिलीज करते हैं। ठीक है? अब मूविंग ऑन द नेक्स्ट, अकाउंटेबिलिटी। ठीक है? ये सेकंड पिलर है हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। ये इंश्योर करता है कि बोर्ड, मैनेजमेंट और जो कि एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने एक्शंस के लिए, डिसीजंस के लिए आंसरेबल हों और वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लें। जो भी आउटकम निकलता है उनके एक्शंस के थ्रू, या कोई भी कॉन्सिक्वेंस है या कोई भी मिस्टेक है तो वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल रहेंगे। ठीक है? इसमें क्या रहता है, ओवरसाइट बाय इंडिपेंडेंट बॉडी। मतलब अकाउंटेबिलिटी जब रहती है तो कोई ना कोई इंडिपेंडेंट जो बॉडी रहती है वो उसे देखती है कि इसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, कौन अकाउंटेबल है तो सही है या नहीं है, जो है तो अकाउंटेबिलिटी ले रहा है टाइम पे या नहीं ले रहा है। ठीक है? क्लियर रिपोर्टिंग लाइन रहती है। कॉन्सिक्वेंसेज रहते हैं मिसकंडक्ट के लिए। कोई उसमें अनलॉफुल एक्टिविटी करता है तो उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेज रहेंगे वो उसे फेस करने पड़ेंगे। स्टेक होल्डर का इंगेजमेंट भी रहता है इसमें। ठीक है? ये हमारे हो गए की पॉइंट्स इसके। अब इसके बाद में आते हैं की फीचर, तो हमारा हो गया। अब इसके बाद में आते हैं ये क्यों मैटर करता है अकाउंटेबिलिटी। ये फ्रॉड को और मिसमैनेजमेंट को प्रिवेंट करता है। ठीक है?
क्योंकि अगर किसी के पास अकाउंटेबिलिटी है तो वो डरेगा कि अगर कुछ गलत होता है तो इसकी जिम्मेदारी मेरे पर आएगी। ठीक है, ये इंश्योर करता है कि रिसोर्स जो है बहुत अच्छे तरीके से एकदम एफिशिएंट मैनर में यूज़ हो। ये ट्रस्ट को बिल्ड करता है, ठीक है, चेक्स और बैलेंसेस के थ्रू। उसके बाद में अलाइन करता है ये कंपनी को अपने एक्शंस को कंपनी के गोल के साथ में, क्योंकि अगर डर रहेगा कि अगर हम कोई और वर्क कर रहे हैं जो कंपनी के गोल्स के लिए नहीं है यूज़फुल, तो हम अकाउंटेबल आ होंगे उस चीज़ के लिए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए हमें कॉन्सिक्वेंसेज भी फेस करने पड़ सकते हैं। अभी आता है इम्प्लीमेंटेशन। क्या इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म क्या है इसका? ठीक है, हम इंडिपेंडेंट ऑडिट कमिटीज़ को हायर कर सकते हैं ताकि वो फाइनेंशियल को हमारे को वेरीफाई करके दें। ठीक है, एजीएम्स में जो मैनेजमेंट होता है वो आंसर करेगा स्टेक होल्डर्स के क्वेश्चंस को। ठीक है, हमारी विसिल ब्लोअर पॉलिसी जो रहेंगी वो किस तरह से रहेंगी, उनको मतलब एनोनमस एनोनमस रिपोर्टिंग किस तरह से करेंगे लोग। ठीक है, परफॉर्मेंस और परफॉर्मेंस एवोल्यूशन विद पेनल्टीज। ठीक है, हम जितने भी एम्प्लॉयज रहेंगे उनका परफॉर्मेंस एवेल्युएशन करेंगे और उसके साथ साथ हम उन्हें रिवॉर्ड भी देंगे अगर होगा, अगर उनका वर्क बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हम उन्हें पेनल्टी भी दे सकते हैं अगर वो काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं। ठीक है, या उन्हें डिसमिसल भी दे सकते हैं, मतलब हम कंपनी से निकाल भी सकते हैं। थर्ड वन इज आ जाता है फेयरनेस। ठीक है, ट्रीटिंग ऑल द स्टेक होल्डर्स मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी स्टेक होल्डर विदाउट बाइसनेस और फेवरेटिज्म। मीन्स हमको सभी स्टेक होल्डर्स को एक साथ लेके चलना है, हमें किसी को भी प्रायोरिटाइज नहीं करना है कि हमने किसी एक स्टेक होल्डर को प्रायोरिटाइज कर दिया, लाइक मैनेजमेंट को प्रायोरिटाइज कर दिया, हमने क्रेडिटर्स को प्रायोरिटाइज कर दिया या अपने एम्प्लॉयज़ को प्रायोरिटाइज कर दिया। हमें सभी को एक साथ लेके चलना है, हमें कोई भी बाइसनेस नहीं दिखानी है, हम ना कोई फेवरेटिज्म। ठीक है, इसमें इसके की फीचर्स में आ जाएगा इक्वल ट्रीटमेंट पॉलिसीज, सभी को इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। ठीक है, प्रोपोर्शनल राइट्स, लाइक वोटिंग्स में रहता है, जितने ज़्यादा शेयर रहेंगे उसके हिसाब से उतना ज़्यादा वोटिंग राइट रहेगा। हम आरी कंपनी एंटी डिस्क्रिमिनेशन मेजर्स को अडॉप्ट करेगी इसमें फेयरनेस के अंदर, ताकि किसी भी इंसान के साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ना उसकी कास्ट को लेकर, ना रिलीजन को लेकर, या वो किस स्टेट से आता है या किस कंट्री से आता है उसके ऊपर। ठीक है, ट्रांसपेरेंट प्रॉफिट शेयरिंग, जो प्रॉफिट की शेयरिंग होगी वो एकदम ट्रांसपेरेंट मैनर में रहेगी ताकि फेयरनेस बनी रहे। अब ये मैटर क्यों करता है? ये रिड्यूस कर देता है कॉन्फ्लिक्ट्स को और ट्रस्ट को बिल्ड करने में हेल्प करता है फेयरनेस। ठीक है, ये प्रोटेक्ट करता है माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स को फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। अगर जैसे कि कोई माइनॉरिटी स्टेक होल्डर है और मेजोरिटी स्टेक होल्डर है, अगर फेयरनेस नहीं होगी तो वो ऑब्वियस है कि बाइसनेस वहाँ पे होगी और मेजोरिटी के लिए कुछ ना कुछ अच्छा डिसीजन लिया जाएगा एज कम्पेयर टू माइनॉरिटी। तो ये फेयरनेस रहती है, तो वो प्रोटेक्ट करता है माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का एक्सप्लॉयटेशन होने से। ठीक है, एनहांस करता है एथिकल रेपुटेशन को और अट्रैक्टिंग टैलेंट। ठीक है, मीट करता है सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस को। उसके बाद में इसका इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म क्या है? वोटिंग राइट बेस्ड ऑन द शेयर होल्डिंग के बेसिस पे हमारा वोटिंग राइट होगा, जितने ज़्यादा शेयर उतना ज़्यादा हमारा वोटिंग राइट। उसके बाद में एंटी डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज़ को अडॉप्ट कर सकते हैं, लाइक जेंडर के लिए या एथनिसिटी के लिए। ठीक है, हम डिविडेंड जो है वो इक्विटेबल डिविडेंड पॉलिसीज़ को फॉलो करेंगे। फेयर वेजेस और कॉन्ट्रैक्ट फॉर एम्प्लॉयज़ एंड सप्लायर। हम किसी को भी, जैसे कि हमारा मिनिमम वेज फिक्स, एक हमारे एक्ट है मिनिमम वेज एक्ट, उसमें हमें बता रहता है कि इतने से कम हम किसी को भी वेजेस नहीं दे सकते हैं। तो हम उसके सभी लॉस के अकॉर्डिंग कंप्लाइंस करेंगे और सभी को फेयर वेजेस देंगे। फोर्थ वन इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी में क्या आता है? एक्टिंग इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। हमें कंपनी के अच्छे के लिए, जो उसका बेस्ट इंटरेस्ट है उसके लिए हमें वर्क करना है, स्टेक होल्डर्स के लिए और सोसाइटी, थ्रू एथिकल सस्टेनेबल सोशल रेस्पॉन्सिबल डिसीजन प्रायोरिटाइजिंग लॉन्ग टर्म हेल्थ। मीन्स हमें बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी के लिए वर्क करना है, हमें इस तरह से वर्क नहीं करना है कि ये हमारी कंपनी के अगेंस्ट में भी हो सकता है, तब भी हम उस चीज़ को लेके आ रहे हैं, इस तरह से नहीं करना। ठीक है, इसके की फीचर रहेंगे, एथिकल डिसीजन मेकिंग रहनी चाहिए। ठीक है, उसमें कोई भी अनलॉफुल प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। सस्टेनेबिलिटी पे मोर फोकस होना चाहिए क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमें ग्रोथ चाहिए। कम्युनिटी के साथ इंगेजमेंट रहेगी। ठीक है, कंप्लायंस करेंगे रेगुलेशन के साथ में। इसमें
आ जाता है ये क्यों ज़रूरी है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी रेपुटेशन को बूस्ट करेगा और अट्रैक्ट करेगा हमारे कस्टमर्स को और इन्वेस्टर्स को, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो लोग हम पे ज़्यादा अच्छे से ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, एड्रेस ग्लोबल इश्यूज लाइक क्लाइमेट चेंज, हमें जैसे कि मैंने बताया था आपको सोसाइटल या सस्टेनेबल जो भी हमारी वो रहता है, क्या कहते हैं, ऑब्लिगेशन, हमें उन्हें को उनको फुलफिल करना है। तो यहाँ पे हम एड्रेस करेंगे ग्लोबल इश्यूज़ को लाइक क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इंश्योर करेंगे लॉन्ग टर्म सक्सेस ओवर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, हमें शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट नहीं चाहिए लेकिन हम लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट बनाना चाहेंगे और आगे के लिए अपनी कंपनी को बहुत अच्छी पोजीशन पे स्टैंड करना चाहेंगे। रेस्पॉन्सिबिलिटी जब हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी सोसाइटी के लिए तो हम वहाँ पे सीएसआर एक्टिविटीज़ को अडॉप्ट करेंगे। सीएसआर बेसिकली कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है जिसमें कंपनी अपना ग्रॉस प्रॉफिट और प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, आई गेस 2% शेयर को वो उसमें कंट्रीब्यूट करती है, जिसकी हेल्प से वो सीएसआर अपने सीएसआर फंड की हेल्प से वो एजुकेशन प्रोग्राम चला सकते हैं, हेल्थ केयर प्रोग्राम चला सकते हैं या किसी भी रिसर्च के लिए फंडिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस रहेंगी, लाइक हमारे रीन्यूएबल एनर्जी को हम ज़्यादा फोकस करेंगे ताकि हमारे आगे आने वाली भी जनरेशन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ कर सके और सस्टेनेबल मैनर में नॉन रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ हो सके। ठीक है, यहाँ पे इन्वायरमेंटल एंड लेबर लॉ कंप्लायंस, हम सभी इन्वायरमेंटल लॉ और लेबर लॉ के साथ में कंप्लायंस करेंगे, बेसिकली जैसे कि लेबर लॉ हो गया और इन्वायरमेंटल लॉ, हम किसी के भी साथ में, मतलब ऐसा नहीं है कि हम किसी को इग्नोर करेंगे और अपने प्रॉफिट की तरफ ही बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आया था रिलेशनशिप बिटवीन कॉर्पोरेट गवर्नेंस बोर्ड एंड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट और बोर्ड के बीच में किस तरह की कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर रिलेशनशिप रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है वो रिप्रेजेंट करता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को और मैनेजमेंट भी। ठीक है, तो बेसिकली ये दोनों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और द मैनेजमेंट ये एक टीम की तरह हैं जो अलग पार्ट्स में वर्क करते हैं कंपनी के लिए। ठीक है, जो बोर्ड होता है वो सेट करता है गोल्स को, अपने विजन्स को। ठीक है, और उसके बाद में वॉच ओवर करता है कंपनी के मैनेजमेंट पे कि कंपनी किस तरह से मैनेजमेंट कर रही है। मैनेजमेंट बेसिकली हैंडल करता है डेली एक्टिविटीज, डे टू डे एक्टिविटीज। तो यहाँ पे आता है रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की क्या रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है द बोर्ड इज द कंपनीज गाइडिंग फोर्स, जो बोर्ड रहता है वो कंपनी का गाइडिंग फोर्स रहता है जो इलेक्ट करा जाता है शेयर होल्डर्स के द्वारा ताकि वो स्ट्रेटजीज को सेट कर सके और प्रोटेक्ट कर सके स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को। ठीक है, अब इसकी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं, ये विजन को सेट करता है, लॉन्ग टर्म गोल्स को सेट करता है, हायर करता है, इवेल्युएट करता है और पे करता है सीनियर मैनेजमेंट को। मीन्स हायरिंग भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंडर होगी, इवेल्युएशन भी उन्हीं के अंडर में होगा, जो पे स्केल रहेगा सीनियर मैनेजमेंट का वो भी हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही डिसाइड करते हैं कि हमें कितना पे करना है। लाइक हमें सीईओ, सीएफओ और सीईओ, दीज आर द टॉप मैनेजमेंट और सीनियर मैनेजमेंट, हमें इनको कितना पे करना है। ठीक है, जो भी बड़े बड़े डिसीजन लेंगे, लाइक हमें कोई कंपनी बाय करनी है या हमें कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है या हमें अपनी डाइवर्सिफिकेशन लाना अपनी प्रोडक्ट लाइन में। ठीक है, तो उसके लिए जो भी बड़े बड़े डिसीजन रहेंगे उनको अप्रूव करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी केवल बोर्ड की है। इंश्योर करेगा कंपनी फॉलो कर रही है लॉ को, एथिकल स्टैंडर्ड को और गवर्नेंस को, ये पूरा कंपनी के ऊपर वॉच आउट करते हैं कि है ना कंपनी में कोई अनएथिकल प्रैक्टिस ना हो रही हो, हम सभी लॉज को कंप्लाई कर रहे हों। ठीक है, उसके बाद ये मॉनिटर भी करते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को ताकि वो रिस्क को मिटिगेट कर सकें, मैनेजमेंट के वर्क में जो भी गलतियां हो रही हैं उनको अवॉइड करवा सकें। ठीक है, कंपोजिशन क्या होता है बोर्ड का, बोर्ड में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहते हैं लाइक सीईओ, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहते हैं जो कि कंपनी से बाहर के पर्सन होते हैं जिनका कोई भी तरह का टाई नहीं होता कंपनी के साथ में और ना तो उनके पास में कोई भी शेयर रहेगा कंपनी का। ठीक है, ना उनके रिलेटिव के पास में कोई भी शेयर होना चाहिए कंपनी का। मीन्स वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होने चाहिए, उनकी वजह से किसी का ये नहीं है कि उनकी वजह से किसी का फ़ायदा हो रहा है अगर वो इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, उनके कोई भी रिलेशन में कोई भी उस कंपनी में वर्क नहीं कर रहा हो इस तरह से। अब यहाँ पे आ जाता है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का क्या रोल होता है। मैनेजमेंट बेसिकली क्या करता है, डे टू डे ऑपरेशंस को ध्यान, डे टू डे ऑपरेशन जो रहते हैं कंपनी को उनके जो रन करने की जिम्मेदारी रहती है वो मैनेजमेंट की रहती है। ये इम्प्लीमेंट करता है बोर्ड की
स्ट्रेटजीज को। बोर्ड जो भी स्ट्रेटजीज बनाता है उनको इम्प्लीमेंटेशन का वर्क आता है हमारे मैनेजमेंट को। ठीक है, क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं इनकी, ये कैरी आउट करते हैं बोर्ड के प्लान्स को। जैसे कि अगर बोर्ड ने डिसाइड करा कि उन्हें न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो ये उसके ऊपर वर्क करेंगे, लाइक लॉन्चिंग ए न्यू प्रोडक्ट और ओपनिंग स्टोर। मैनेज करते हैं एम्प्लॉयज़ को, फाइनेंसिस को, कस्टमर्स को और ऑपरेशंस को, लाइक प्रोडक्शन और सेल को। ठीक है, रिपोर्ट करते हैं रिजल्ट को, प्रॉब्लम को और आइडिया को अपने बोर्ड के साथ में मंथली सेल, जैसे कि कोई मंथली सेल्स डेटा हो गया, ठीक है, या किसी कोई नया प्रोडक्ट हमने लॉन्च करा है तो उसका क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या रेस्पॉन्स आ रहा है, उसको ये रिपोर्ट करते हैं बोर्ड के साथ में। सजेस्ट करेंगे न्यू न्यू आइडियाज़ को और स्ट्रेटजीज को, बजट को अपने बोर्ड के साथ में, ताकि वो उसे अप्रूव कर सकें। फॉलो करेंगे गवर्नेंस रूल्स को डेली वर्क में, लाइक एथिकल हायरिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है, इनकी की पोजीशंस क्या रहती हैं। बेसिकली ओवरऑल जो लीडर रहता है कंपनी का वो रहता है सीईओ। सीएफओ हैंडल करता है मनी। ठीक है, और सीईओ मैनेज करता है डेली डे टू डे ऑपरेशन जो रहते हैं, मैनेजेस द ऑपरेशन। ठीक है, अब इसमें आ जाते हैं नेचर ऑफ द रिलेशनशिप, किस तरह का नेचर रहता है इनके रिलेशनशिप में बोर्ड और मैनेजमेंट के बीच में। टीम वर्क विद क्लियर रोल, हर किसी का एकदम क्लियर रोल रहता है और टीम में एक काम करते हैं। जैसे कि बोर्ड सेट करता है स्ट्रेटजीज को और मैनेजमेंट उसको ऑपरेशंस में लेके आता है। ठीक है, और ये साथ में वर्क करते हैं थ्रू मीटिंग्स के, थ्रू रिपोर्ट्स के और फीडबैक टू कीप कंपनी ऑन ट्रैक। कंपनी को ट्रैक ट्रैक पर रखने के लिए ये साथ में मीटिंग्स करते हैं, रिपोर्ट्स प्रिपेयर करते हैं और जो फीडबैक रहता है वो प्रोवाइड करते हैं। चेक एंड बैलेंस है, जो द बोर्ड वॉचेज द मैनेजमेंट टू इंश्योर दे डोंट मेक रिस्क और सेल्फिश डिसीजन। मीन्स इसमें क्या रहेगा, बोर्ड जो है मैनेजमेंट को इंश्योर करेगा, देखेगा, मतलब उसके ऊपर चेकिंग वगैरह करते रहेंगे। तो वो उसमें देखेगा कि कोई हमारा मैनेजमेंट में कोई सेल्फिशनेस के साथ कोई डिसीजन तो नहीं ले रहा जिससे उसका कोई पर्सनल गेन हो रहा हो, और ये कोई बहुत ज़्यादा रिस्की हो जो कंपनी की रेपुटेशन को दाव पे लगा रहा हो, इस तरह से। उसके बाद आ जाता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो रहते हैं, वो एक्ट करते हैं रेफरीज की तरह, इंश्योर करते हैं मैनेजमेंट हमारा रूल्स को फॉलो कर रहा है और कंपनी के इंटरेस्ट में वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक, उसके बाद में आ जाता है ट्रस्ट एंड ओपन कम्युनिकेशन। इसमें मैनेजमेंट शेयर करता है अपने ऑनेस्ट अपडेट्स को विद द बोर्ड के साथ में। ऐसा नहीं है कि आप रिपोर्ट देने जा रहे हैं बोर्ड को और आप उसमें मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल्स कर दें या प्रॉब्लम्स को ना बताएं। ठीक है, बोर्ड क्या करता है, बोर्ड गाइड करता है, रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है और अप्रूवल देता है मैनेजमेंट को हेल्प के लिए। अगर कोई भी नीड है तो बोर्ड उसकी हेल्प करता है। Delegation and oversight means board delegate the powers to the management and oversight them. Like the board give the management freedom to run daily tasks but stay responsible for the company's overall success. Means फ्रीडम दे प्रोवाइड कर देता है बोर्ड मैनेजमेंट को कि वो डेली डे जो टास्क रहेंगे उन पर वर्क करें, लेकिन उसके लिए रेस्पॉन्सिबल भी रहें कि कंपनी की ओवरऑल सक्सेस के लिए वो रेस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें लेनी पड़ेगी कि कंपनी ओवरऑल सक्सेस करे, सक्सेस हो कंपनी की। टूल्स लाइक ऑडिट, परफॉर्मेंस रिव्यू और रिस्क रिपोर्ट्स हेल्प द बोर्ड टू चेक द मैनेजमेंट। बोर्ड को ऑडिट्स, परफॉर्मेंस रिव्यू और रिस्क रिपोर्ट जो रहता है मदद करता है ताकि वो रिव्यू करता रहे मैनेजमेंट के वर्क को। इसमें की इंटरेक्शन क्या रहती है, बोर्ड की मीटिंग रेगुलरली होनी चाहिए, हर 3 महीने के अंदर एक मीटिंग हो जानी चाहिए बोर्ड की। बेसिकली एक ईयर में कम से कम 4 मीटिंग होनी चाहिए। ठीक है, और हर किसी में 3 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, 3 महीने का गैप होना चाहिए। मैनेजमेंट प्रेजेंट डेटा, प्रॉफिट्स, बोर्ड टॉप प्रॉफिट्स, प्रोजेक्ट अपडेट्स एंड द बोर्ड आस्क क्वेश्चन एंड गिव डायरेक्शन। लाइक मैनेजमेंट जो रहेगा वो प्रेजेंट करेगा डेटा जो भी मीटिंग्स में रहेगा, प्रॉफिट का रहे या प्रोजेक्ट की कोई भी अपडेट रहेगा, और फिर उनसे बोर्ड जो रहेगा वो उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है उसके रिगार्डिंग, और फिर अगर उसमें कोई भी वो अपना सजेशन देना चाहते हैं तो उन्हें सजेशन देंगे, डायरेक्शन देंगे। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, मैनेजमेंट क्या रहता है, मैनेजमेंट सजेस्ट करता है आइडियाज़ को किसी न्यू मार्केट में एंटर करने के लिए। ठीक है, बोर्ड उसे अप्रूव करता है, एडजस्ट करता है टू फिट लॉन्ग टर्म गोल्स। परफॉर्मेंस रिव्यू, टाइमली परफॉर्मेंस रिव्यू लेते हैं मैनेजमेंट का कि किस तरह से हमारा वर्क मैनेजमेंट कर रहा है, टारगेट को हिट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ठीक है, पुअर परफॉर्मेंस में लीड वार्निंग, ट्रेनिंग एंड रिप्लेसिंग लीडर। अगर कोई पुअर परफॉर्मेंस है किसी की तो हम उसको वार्निंग दे सकते हैं, हम उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर हम उन्हें रिप्लेस भी कर सकते हैं।
अगर वो हमारे प्रोजेक्ट पे अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा लो है या पुअर है। उसके बाद में आता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में क्या रहेगा कि मैनेजमेंट रिपोर्ट रिस्क, ठीक है, जितनी भी रिपोर्ट्स रहेंगी रिस्क से रिलेटेड कि हाँ ये वाला हमारे पास रिस्क आ सकता है, साइबर अटैक का रिस्क आ सकता है, तो ये हमें मैनेजमेंट को शेयर करना होगा बोर्ड के साथ में, ताकि वो उसके लिए कोई ना कोई सोल्यूशन देख सकें और अपने कंपनी की रेपुटेशन को या रिस्क को मिटिगेट कर सकें। ठीक है, बोर्ड द जो कि जो बोर्ड होता है वो सेट करता है रूल्स को हैंडल करने के लिए रिस्क को, और इंश्योर करता है कि मैनेजमेंट उन्हें फॉलो करे। क्या क्या चैलेंजेस आते हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये सबसे बड़ा मेन चैलेंजेस है इंटर रिलेशनशिप के बीच में कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहता है। मैनेजमेंट माइट फोकस ऑन द शॉर्ट टर्म, मैनेजमेंट शॉर्ट टर्म पे फोकस कर सकता है, लेकिन जो बोर्ड होगा वो लॉन्ग टर्म गोल्स को देखेगा ज़्यादातर, तो ये टेंशन का कारण बन सकता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन गैप, लाइक मैनेजमेंट नोज मोर अबाउट डे टू डे ऑपरेशन माइट हाइड प्रॉब्लम्स फ्रॉम द बोर्ड। बोर्ड मैनेजमेंट को क्या है, मैनेजमेंट को ज़्यादा पता रहता है कि डेली क्या ऑपरेशंस उसके हो रहे हैं, और वो मतलब प्रॉब्लम्स को, जो भी प्रॉब्लम्स डेली डेली एक्टिविटी में अकर हो रही हैं, उनको बोर्ड से हाइड कर सकता है। तो ये यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन का गैप आ सकता है। ठीक है, इसी वजह से क्या रहता है, बोर्ड क्या करता है, हायर करता है, ऑडिट्स कराता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहता है जो हेल्प करता है इंश्योर करने में कि बोर्ड जो भी बिगर पिक्चर उसकी देख पा रहा है, मतलब उसे हर एक्टिविटी पता चल रही है कि कंपनी किस तरह से वर्क कर रही है, सही है या नहीं है। पावर स्ट्रगल मीन अब्यूज ऑफ पावर भी होता है ज़्यादातर, जैसे कि सीईओ जो रहता है उसके पास में बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहता है। ठीक है, ए स्ट्रॉन्ग सीईओ माइट ट्राई टू कंट्रोल बोर्ड, वो बोर्ड को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और रिड्यूस करता है इंडिपेंडेंस को। लाइक अगर कोई बोर्ड में एक स्ट्रॉन्ग लीडर है, सीईओ है, वो चाहेगा कि सभी डिसीजन मेरे अकॉर्डिंग लिए जाएं, तो वो इंडिपेंडेंस को कम कर देता है। इसी वजह से क्या है कि हमारा जो सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसने रूल्स और रेगुलेशन इस तरह से बना रखे हैं जो कि प्रिवेंट करता है इस तरह की मिस हैपनिंग को। टाइम एंड नॉलेज लिमिट, बोर्ड members often part time may not fully अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन रिलाइंग ऑन द मैनेजमेंट रिपोर्ट। जो मैनेजमेंट बोर्ड मेंबर रहते हैं वो हो सकता है पार्ट टाइम हो, तो वो इतनी अच्छे से ना समझ पाए कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन को, और रिलाई करते हैं वो ज़्यादातर मैनेजमेंट की रिपोर्ट पर। मैनेजमेंट को हमेशा एक्सप्लेन करना चाहिए एकदम क्लियरली बोर्ड की डाइवर्स, ठीक है, क्लियरली हर चीज़ को वो एक्सप्लेन करना चाहिए, और बोर्ड नीड्स को डाइवर्स विद एक्सपर्ट्स के साथ में। नाउ मूविंग ऑन टू द थ्योरीज। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमारी सबसे पहले एजेंसी थ्योरी। एजेंसी थ्योरी क्या होता है, ठीक है, बेसिकली एजेंसी थ्योरी में क्या रहता है, प्रिंसिपल और एजेंट का एक रिलेशनशिप रहता है, जिसमें मोस्टली ये रिलेशनशिप किस चीज़ पे फोकस करता है। लाइक प्रिंसिपल है तो मतलब शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी हो गया, जैसे कि ओनर्स हो गए, वो हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा, और एजेंट हो जाएगा हमारे वर्कर, लाइक मैनेजर रह गया, मैनेजर हो गए, एग्जीक्यूटिव हायर टू रन द कंपनी, जो एग्जीक्यूटिव हमने हायर करे हैं कंपनीज को रन करने के लिए, वो लोग हो गए। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, इट अज्यूम दैट द एजेंट में एक्ट इन देयर ओन इंटरेस्ट रेदर देन द प्रिंसिपल। तो इसमें एक अजम्पशन ली जाती है, क्या ना, हो सकता है ना एजेंट अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा हो, ना कि प्रिंसिपल के लिए, उसे ओनर से मतलब ना हो, वो केवल अपने ही फायदे के लिए काम कर रहा हो। ये एजेंसी प्रॉब्लम को राइज करती है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। इसमें की आइडिया क्या है इसका, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड द कंट्रोल। कंट्रोल और ओनरशिप में सेपरेशन होता है, जैसे कि शेयर होल्डर करता है, ओन करता है कंपनी को, और हायर करता है मैनेजर को टू मेक डिसीजन एंड लीडिंग टू द पोटेंशियल ट्रस्ट। ठीक है, उसके बाद में सेल्फ इंटरेस्टेड एजेंट क्या रहता है, कोई कोई मैनेजर ऐसे रहते हैं कि वो केवल अपने आप को प्रायोरिटाइज करते हैं, अपने पर्सनल बेनिफिट को प्रायोरिटाइज करते हैं ओवर द कंपनी और शेयर होल्डर्स प्रॉफिट। तो ये एक यहाँ पे बहुत बड़ी एजेंसी प्रॉब्लम को राइज करता है। ठीक है, एजेंसी कॉस्ट, मनी स्पेंड टू मॉनिटर द मैनेजर ऑडिट्स अलाइन देयर इंटरेस्ट विद द शेयर होल्डर स्टॉक बोनस। तो ये अगर हम किसी ऑडिटर्स को हायर करते हैं, तो ये बेसिकली क्या करता है, एजेंसी कॉस्ट बन जाता है, और ये कहीं ना कहीं कंपनी की कॉस्ट को बढ़ाता है। लाइक अगर हमारा मैनेजर है, हम उस पर मॉनिटर करने के लिए पैसा खर्चा कर रहे हैं, तो ये हमारी कॉस्ट को एक तरह से बढ़ा रहा है। ठीक है, और अगर हम इसे कम करना चाहते हैं, तो शेयर होल्डर क्या करेगा, अलाइन देयर इंटरेस्ट विद शेयर होल्डर। और ये स्टॉक बोनसेस के लिए, जैसे कि ओनर है, वो कभी कभार रहता है कि शेयर होल्डर जो रहता है वो अपने बारे में ही सोचता है, वो मैनेजर्स के बारे में नहीं सोचता है।
इस तरह की भी चीज़ें आती हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है कि कॉन्ट्रैक्ट्स को बनाया जाए, ठीक है, इंसेंटिव दिए दिए जाएं, लाइक प्रॉफिट बेस्ड पे दिया जाए, ओवरसाइट करा जाए, मीन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो इंश्योर करेगा कि मैनेजर एक्ट कर रहा है कंपनीज के बेस्ट इंटरेस्ट में। इसमें कोर एजम्पशन क्या ली जाती है कि people are the self interested and need monitoring to prevent misuse of power on the resources. सिग्निफिकेंस क्या है इसका? गाइड करता है गवर्नेंस स्ट्रक्चर को, एक्सप्लेन करता है कि वाई कंपनीज हैव बोर्ड ऑडिट्स एंड परफॉर्मेंस बेस्ड पे इन टू कंट्रोल मैनेजर, ठीक है। रिड्यूस करता है कॉन्फ्लिक्ट्स को, हेल्प अलाइन मैनेजर विद द स्टेक शेयर होल्डर, इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड प्रॉफिट, प्रोटेक्ट करता है इन्वेस्टर्स को, लाइक शेयर होल्डर्स को, कि उनकी पैसा अच्छे से यूज़ हो रहा है, और ट्रस्ट को मेंटेन करता है। इसका क्रिटिसिज्म क्या है? क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, लाइक जो एजेंसी थ्योरी है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। इसमें क्या है कि हर ऐसा नहीं है कि हर मैनेजर अपने ही सेल्फिशनेस के साथ में वर्क करता है, वो इग्नोर कर देते हैं उनकी इंटीग्रिटी को, और दोज हु एक्ट एथिकली विदाउट इंसेंटिव, जो एथिकली वर्क करते हैं इंसेंटिव के बिना भी। नैरो फोकस है, ये प्रायोरिटाइज कर देता है शेयर होल्डर्स को ओवर स्टेक होल्डर, मीन्स एम्प्लॉयज, कस्टमर्स, विच कैन हार्म द लॉन्ग टर्म सक्सेस। हाई कॉस्ट रहती है अगर हम मॉनिटरिंग कराते हैं, तो ये हमारे लिए एक्सपेंसिव हो सकता है। इग्नोर करता है ट्रस्ट को, ओवर इन्फेसाइज ऑन द कंट्रोल विच में डिमोटिवेट द ऑनेस्ट मैनेजर। सेकंड थ्योरी आती है स्टीवर्डशिप थ्योरी। इसमें क्या रहता है? सी स्टीवर्डशिप थ्योरी सीज मैनेजर एज स्टीवर्ड्स, मीन्स हु एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी एंड इट्स ओनर। जो मैनेजर रहेंगे वो कंपनी और ओनर्स के लिए बेस्ट इंटरेस्ट में काम करेंगे, नॉट जस्ट दमसेल्फ, अपने लिए नहीं करेंगे, जैसे कि एजेंसी थ्योरी में था। ए ट्रस्ट मैनेजर टू प्रायोरिटाइज कंपनी सक्सेस ओवर पर्सनल गेन। इसमें क्या रहता है? इसमें ये जो मैनेजर्स रहते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। ये एक ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप रहती है इनकी। ये अलाइन करता है गोल्स को, मैनेजर और शेयर होल्डर के गोल्स जो रहेंगे वो सेम गोल्स रहेंगे, ताकि कॉन्फ्लिक्ट मिनिमल रहे। एम्पावर करेंगे ओवर कंट्रोल, ठीक है, एम्पावरमेंट ओवर कंट्रोल। कंपनी शुड गिव मैनेजर्स फ्रीडम एंड सपोर्ट, कंपनी को मैनेजर्स को फ्रीडम और सपोर्ट करना चाहिए रेदर देन स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग। फोकस ऑन लॉन्ग टर्म सक्सेस, ठीक है। इसका कोर एजम्पशन क्या है कि मैनेजर जो रहते हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी रहते हैं, और वो एक्ट करते हैं बेस्ट इंटरेस्ट में कंपनीज के लिए और उनके शेयर होल्डर्स के लिए। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इनकरेज करता है ट्रस्ट को, रिड्यूस करता है कॉस्ट को, और प्रमोट करता है इनोवेशन को। इसके कुछ क्रिटिसिज्म, लाइक ये टू बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, लाइक इसमें ये एज्यूम कर लेते हैं कि हर मैनेजर बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होता है, बट इट इज़ नॉट द केस इन रियल लाइफ। इग्नोरिंग द कॉजेज ऑफ फ्रॉड और सेल्फिशनेस, इसमें है ना इग्नोर कर देते हैं केसेस को, फ्रॉड्स को और सेल्फिशनेस को। लाइक अगर हम सत्यम कंप्यूटर का देखेंगे, तो उसमें क्या था? मैनेजर्स ने उसका जो प्रॉफिट्स था, उसकी जो डेटा था, उसको इतना ज़्यादा मैनिपुलेट करा था, ओवर प्राइसिंग पे दिखाया था सब चीज़ें उसने, कि ओवर प्राइसिंग पे इन द सेंस कि है ना सब अपने डेटा को अच्छा डेटा दिखाया था, ताकि कंपनी उन्हें अच्छा बोनस प्रोवाइड कर सके, ठीक है। ये रिस्क को नेग्लेक्ट करता है। विदाउट ओवरसाइट सम मैनेजर में एज्यूम फ्रीडम एंड हार्मिंग द कंपनी, लोग अब्यूज कर सकते हैं पावर का। नॉट यूनिवर्सल, वर्क्स बेस्ट इन द कंपनीज विद स्ट्रॉन्ग एथिक्स बट फेल्स इन हाई रिस्क एंड कम्पिटिटिव इंडस्ट्री। जहाँ पे हाई रिस्क और कम्पिटिटिव इंडस्ट्री रहेंगी वहाँ पे ये फेल कर जाता है। इग्नोर एक्सटर्नल प्रेशर। नाउ नाउ मूविंग ऑन टू द स्टेक होल्डर थ्योरी, ठीक है। स्टेक होल्डर थ्योरी क्या कहता है? ये आर्ग्यू करता है कि कंपनी को ना सभी स्टेक होल्डर के बेस्ट इंटरेस्ट में सर्व करना चाहिए, ना कि केवल अपने शेयर होल्डर्स के लिए, बल्कि कंपनी को अपने एम्प्लॉयज़, कस्टमर, सप्लायर्स, कम्युनिटीज़ और इन्वायरमेंट को भी ध्यान में रखते हुए सभी डिसीजन लेने चाहिए, और बैलेंस करना चाहिए हर किसी की नीड को कंपनी के सक्सेस के साथ में। इसका क्या क्या की आइडियाज़ है? लाइक बोर्ड की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? कंपनी एग्जिस्ट टू बेनिफिट एवरीवन अफेक्टेड बाय देयर एक्शन, नॉट ओनली ओनर्स। केवल ओनर्स के लिए नहीं ये रहना चाहिए कि ओनर्स को ही बेनिफिट प्रोवाइड करे, ये अपने कंपनी से जो जो अफेक्ट हो रहे हैं उन सभी को बेनिफिट प्रोवाइड करना चाहिए। बैलेंस करता है इंटरेस्ट को, मैनेजर्स के और स्टेक होल्डर्स के और शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को मैनेज करके चलना चाहिए। ओवर लॉन्ग टर्म पे फोकस करना चाहिए, ना कि हमें शॉर्ट टर्म पे फोकस करना चाहिए। लाइक हमें हैप्पी स्टेक होल्डर्स अगर हमारे रहेंगे तो वो हमारी सस्टेनेबल ग्रोथ को मेंटेन करके रखेंगे, क्योंकि वो उनके साथ हमारी एक लॉयल्टी और ट्रस्ट पहले से ही बन जाएगा। एथिकल प्रैक्टिसेस को हमें फॉलो करना चाहिए।
इस थ्योरी का कोर अजम्पशन क्या था? इस थ्योरी का कोर अजम्पशन ये है कि जो कंपनी की सक्सेस है वो डिपेंड करती है हम सेटिस्फाई ऑल स्टेक होल्डर्स। ठीक है, हम हर किसी स्टेक होल्डर सभी स्टेक होल्डर्स को सेटिस्फाई कर पाए, ना कि केवल हमारा यही मोटिव रहे कि हम शेयर होल्डर्स की वैल्यू को बढ़ाएं। ठीक है, इसका क्या क्या सिग्निफिकेंस है? इसका क्या क्या सिग्निफिकेंस है? ये प्रमोट करता है एथिक्स को, इंश्योर करता है सस्टेनेबिलिटी को बाय बैलेंसिंग स्टेक होल्डर्स नीड। ठीक है, अट्रैक्ट करता है सपोर्ट्स को। उसके बाद में इसके क्रिटिसिज्म भी है, लाइक क्रिटिसिज्म इसकी ये है कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए। बैलेंसिंग डाइवर्स स्टेक होल्डर नीड्स लाइक प्रॉफिट वर्सेज एम्प्लॉय बेनिफिट इज हार्ड एंड लीड कॉन्फ्लिक्ट। मोस्टली ये कॉन्फ्लिक्ट में रिजल्ट करता है कि अगर हम स्टेक होल्डर्स की नीड्स के साथ में, जैसे कि हम प्रॉफिट और एम्प्लॉय का बेनिफिट्स को देखें, तो ये बहुत कॉन्फ्लिक्ट आता है, बहुत हार्ड टू इम्प्लीमेंट रहता है। ठीक है, डायल्यूट द फोकस, ये है ना, फोकस को डायल्यूट करता है। लाइक प्रायोरिटाइजिंग एवरीवन में वीकन द शेयर होल्डर वैल्यू। अगर हम हर किसी को प्रायोरिटाइज करने लग जाएंगे तो शेयर होल्डर की वैल्यू को ये वीक कर देगा। ठीक है, इसका रिस्क ऑफ बायस। ठीक है, मैनेजर में फेवर सर्टेन स्टेक होल्डर लाइक एम्प्लॉय ओवर सप्लायर। हो सकता है ना कि मैनेजर केवल एम्प्लॉयज पे फोकस करें सप्लायर्स के उसमें, तो ये अनफेयरनेस हो सकती है। लास्ट थ्योरी इज द रिपोर्ट रिसोर्स डिपेंडेंसी थ्योरी। ठीक है, ये थ्योरी क्या कहती है? ये व्यू करती है कंपनीज को एज ए डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल रिसोर्सेज लाइक मनी, सप्लायर्स और टैलेंट पे ये ज़्यादा डिपेंडेंट रहती है सर्वाइव करने के लिए और ग्रो करने के लिए। ये सजेस्ट करती है कि गवर्नेंस जो फोकस करता है वो सिक्योरिंग एंड मैनेजिंग दीज रिसोर्सेज थ्रू स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप। लाइक ये सजेस्ट करता है जो गवर्नेंस का फोकस इज ऑन द गवर्नेंस का जो फोकस होना चाहिए वो सिक्योर और मैनेज करने पर होना चाहिए ऐसी रिसोर्सेज को थ्रू स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप के थ्रू। इसका क्या क्या की आइडिया है कि रिसोर्स की जरूरत पड़ती है, कंपनी रिलाइज ऑन एक्सटर्नल पार्टी लाइक बैंक फॉर लोन, सप्लायर्स फॉर मटेरियल और एक्सपर्ट फॉर स्किल्स। बोर्ड का इसमें रोल क्या रहता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यूजेज इट नेटवर्क टू एक्सेस रिसोर्स। रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे? अपने नेटवर्क को यूज़ करेंगे ताकि वो अपॉइंट कर सकें इन्फ्लुएंशियल मेंबर्स को और इन्फ्लुएंशियल मेंबर्स को कंपनीज और इंडस्ट्रीज के कनेक्शन के साथ में रिड्यूस करें डिपेंडेंसी। ठीक है, कंपनी फ्रॉम पार्टनरशिप मर्जर्स और अलायंसेस टू कंट्रोल रिसोर्सेज एंड रिड्यूस द रिलायंस ऑन अदर्स। पावर डायनामिक्स, दोज हु कंट्रोल द क्रिटिकल रिसोर्सेज लाइक की सप्लायर हैव पावर ओवर द कंपनी। इसका कोर अजम्पशन क्या है? जो कंपनी की सक्सेस है वो डिपेंड करती है ऑन इट्स एबिलिटी टू सिक्योर एंड मैनेज द एक्सटर्नल रिसोर्सेज। इसमें ये कहते हैं कि इसकी कोर एजम्पशन है कि जो कंपनी की सक्सेस वो केवल इस पर डिपेंड करती है कि आपकी एबिलिटी क्या है, आप कितना सिक्योर कर सकते हैं एक्सटर्नल रिसोर्सेज को इफेक्टिवली। इसका क्रिटिसिज्म क्या है कि एक बहुत ही नैरो कॉन्सेप्ट है, लाइक इट एम्फेसाइज ओनली रिसोर्सेज ओवर द गवर्नेंस एस्पेक्ट लाइक एथिक्स और स्टेक होल्डर्स नीड। एंड मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, इसमें दे रखा है कि रिस्क ऑफ ओवर रिलायंस मीन्स अगर हम एक्सटर्नल चीज़ों पे ही ज़्यादातर एक्सटर्नल टाइप्स पे ही ज़्यादा अगर ओवर रिलायंस करेंगे तो ये हमारी डिपेंडेंसी बना क्रिएट कर देगा और आगे जाके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। एल्टिज्म मीन्स favors appointing well connected board members which may include diverse और independent voices। ठीक है, मीन्स कि अगर हम केवल अपने ही अपॉइंटेड मतलब फेवर करेंगे कि हमें वेल कनेक्टेड बोर्ड मेंबर चाहिए, तो इसमें ना क्या आ सकता है? इसमें ये चीज़ आ सकती है कि बाइसनेस हो सकती है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज, होप यू enjoy the video and please like subscribe to my channel and you can access these notes from our telegram channel. The link for the telegram is mentioned in our description box, so you can join it from there. Thank you.